आज शंखनाद सिस्टम की लाचारी के खिलाफ, आज शंखनाद सिस्टम की बीमारी के खिलाफ। देश के अलग अलग राज्यों में हमारी सिस्टम की तलाश लगातार जारी है, लेकिन सिस्टम है कि मिल ही नहीं रहा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मास्क ना पहनने की सजा प्रशासन ने हाथों में कील गाड़ कर दी, कैसे लापरवाही से 20 लोगों को वैक्सीन की कॉकटेल देकर जान मुश्किल में डाल दी गई, और कैसे आज तक की सिस्टम की खोज का असर जमीन पर दिखने लगा, जहां खबरें प्रशासन को जगा रही हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के कोटा के साथ करेंगे, जहां पर सिस्टम वीआईपी कल्चर के बोझ तले दबा हुआ है। गरीब तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन सिस्टम उसे एक बेड तक नहीं दे सका। ये अस्पताल का बेड नहीं, सत्ता की हनक है। ये इलाज का वार्ड नहीं, साहब का जुगाड़ है। तुम गरीब हो तो मर जाओ, जिंदगी बचानी है तो नेता मंत्री या संतरी से फोन करवाओ। डॉक्टर ने बोला किसी नेता या किसी विधायक से बात कराओ, जब जाके आपको बेड मिलेगा। और वेंटिलेटर और आईसीयू तो खाली पड़ा था, पर दिया नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत बोला पर हमें नहीं दिया कि विधायक या किसी राजनेता का फोन कराओ, जब जाके आपको मिलेगा। हम दिल पाप कहाँ से फोन बात कराते हैं, हम जानते नहीं किसी को। कल तक जिस वीणा देवी के साथ इस आंगन में खुशियां थी, आज वहां आंसुओं का सैलाब है। बेटा है, नाती पोते हैं, लेकिन गम है, टीस है और सवाल है। आखिर हम माँ को क्यों नहीं बचा सके? मैं खुद अंदर आईसीयू में गया, उसकी फोटो ली, उसके बाद डॉक्टर को आके दिखाई, तब भी डॉक्टर नहीं माना। क्या कहा आपने? उसने कहा किसी नेता का, किसी विधायक का नंबर हो तो उसको फोन करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे किसी का नंबर नहीं था, किसी को कॉल नहीं करा पाया। वीणा देवी को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बेटे से कहा कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। आईसीयू इंचार्ज ने बोल दिया कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला बेटा मां को तड़पता देख अस्पताल में बेड की खोज में निकल पड़ा। नाती चुपचाप आईसीयू में अंदर घुस गया और खाली बेड की तस्वीरें खींच लाया। ये तस्वीरें उसने इंचार्ज को दिखाई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर की वो तस्वीर लाया है वो हुजूर का है। जी हाँ, हुजूर का। उसके लिए वीआईपी होना जरूरी है, उसके लिए जुगाड़ होना जरूरी है, उसके लिए मंत्री से सेटिंग होनी जरूरी है। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले, प्रशासनिक जिम्मा संभालने वाले जो डॉक्टर हैं वो अभी भी वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसी का शिकार हुई हैं कोटा की वीणा देवी, जो पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थीं, और परिजनों का कहना है कि अस्पताल में वेंटिलेटर खाली था, मगर डॉक्टर ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी नेता का, किसी विधायक का ऊपर से ये फोन नहीं करा पाए। वाह रे सिस्टम, वाह रे अस्पताल और वाह रे राजस्थान की सरकार। मरीज तड़प तड़प कर मर गया और बिस्तर वीवीआईपी के इंतजार में। जनाब बेड तो बचा ले गए, लेकिन वीणा देवी की जिंदगी नहीं बच सकी। अब अस्पताल शर्मिंदा है, जिसे लगता है कि माफी मांगकर वीणा की मौत के पाप धुल जाएंगे। नहीं, हमने अनुशंसा करी है। हमारे मतलब मैंने क्या, एक हमारी जांच समिति ने कि भाई ऐसे में अब हमने कर भी दिया है। देखिए जो रिपोर्ट दिया अधीक्षक को, ऐसे में अगर कोई सीरियस पेशेंट है बहुत ही ज्यादा, तो ये कम से कम आईसीयू के प्रभारी एक बेड अगर खाली है तो वो दे दिया जाए। थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप और थोड़ा सा जो देरी बात करने में और पूछने में और इस तरह हो गई, उसी की वजह से मृत्यु हुई। और हमने अब आइंदा ये अनुशंसा भी करी है कि समिति अधीक्षक या प्रिंसिपल साहब ये अनुशंसा वो करें कि भाई ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको भर्ती कर लें, उसकी भले इजाजत आप बाद में ले लें। अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और वीआईपी कल्चर छोड़ गए। जिसे ढो रहा है राजस्थान का ये सिस्टम, जिसे ढो रहा है ये अस्पताल, जिसे ढो रही है ये गरीब जनता, जिसके लिए ये अभिशाप बन चुका है। लेकिन मंत्री जी को ये कहां दिखाई देगा? यहाँ तो सब चंगा है। दूसरी लहर तो करीब करीब कहते हैं कि साहब पीक आ रहा है, ये आ रहा है। वो पीक इसलिए नजर आ रहा है अपन को कि जो
संख्या जो है वो कम होती गई है। 3-4 रोज से काफ़ी संख्या में गिरावट आई है। पहले बेड नहीं मिला करते थे, अब वो बेड आराम से मिला कर रहे हैं। MBS में भी बेड खाली हैं, मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी बेड खाली हैं, अवेलेबल है, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल हैं। तो ये सब बातें हैं। तो तीसरी लहर का भी जो है पूरा इंतजाम करने का प्लान है। अरे हुजूर, आपको कहां से दिक्कत होगी? वो बेड आप जैसों के ही फोन का तो इंतजार कर रहा था। वो सिस्टम आपके लिए ही तो तैयार किया गया था कि हुजूर आए और वाह वाह कर जाएं। आह तो गरीब के लिए है। वेंटिलेटर के अभाव में माँ की डेथ हो गई। कोई वेंटिलेटर नहीं मिला था, उस कारण मम्मी की एक्सपायर हो गया। हमने काफी बोला उनसे वेंटिलेटर के लिए, पर उन्होंने दिया नहीं। ये स्थिति है कि अस्पताल में अभी भी जो ऊपर से फोन आते हैं विधायकों के, मंत्रियों के, नेताओं के, उनके लिए वेंटिलेटर खाली रखना एक जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, जो प्रशासनिक जिम्मा संभाल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए इस तरह से इनका आरोप है कि गरीबों को, जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, वेंटिलेटर मिल नहीं पाता और इनके परिजन दम तोड़ देते हैं। शरद कुमार, कोटा, आज तक। इसीलिए आज तक की सिस्टम की तलाश जारी है, जिसे जगाने के लिए हमने शंखनाद किया था। ऐसे कि सिस्टम को झकझोरा था आज तक की एक रिपोर्ट ने, जिसका अब असर दिखने लगा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाने की खबरें हमने दिखाई थीं, जिसे लेकर विद्युत शवदहन इंतजाम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर अब यूपी सरकार ने मुहर लगा दी है। देखिए आज तक की खबर का यह बड़ा असर। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की सुनी। जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की मानी तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शरीर से निकली आत्मा को मोक्ष का रास्ता मिल जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि मिट्टी में दबे हुए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शवों के साथ अब बर्बरता न होने पाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा? तो विद्युत सौदागरी बन जाएगा, तो जिससे जो है लोगों को असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में जो है अंतिम संस्कार हो सकेगा। जगह चिन्हित कर ली गई है। जगह चिन्हित कर ली गई है। हमने 18 तारीख को अपने इसी शंखनाद में प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों की कतारें दिखाई थी और कहा था कि इन शवों का सामूहिक संस्कार क्यों नहीं कर दिया जाता। हमने 25 तारीख को अपने इसी शंखनाद में फिर से खबर दिखाई थी और फिर से सरकार से मांग की थी कि गंगा के किनारे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाकर शवों का अंतिम संस्कार सामूहिक तौर पर क्यों नहीं कर दिया जाता। कहा ना, हमें प्रशासन की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। रेती पर शवों को दफनाने का सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शुक्रिया सरकार कि आपने इस ओर सोचा। शुक्रिया कि प्रयागराज के श्रृंगेरपुर घाट पर अब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा। इस शवदाह गृह बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले से यहाँ दबाए गए शवों का अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा, साथ में गंगा घाट पर आने वाले शवों का भी अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सकेगा। तो कोई अब मजबूरी में गंगा की रेती पर नहीं दबाएगा अपनों का शव, कोई नहीं ओढ़ाएगा रेत की चादर और उस पर राम नामी, कोई नहीं गाड़ जाएगा गंगा किनारे अपने परिजनों के शव पर पहचान का बांस। शुक्रिया सरकार। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। कोई नहीं कहेगा इस हिस्से को मुर्दों का मोहल्ला। प्रयागराज में शवदाह गृह तो बन ही रहा है, मगर गंगा किनारे दफनाए गए शवों पर राजनीति नहीं थम रही।
2 रोज पहले हमने खबर दिखाई थी कैसे जहां लोगों को दफन किया गया है वहां से रामनामी हटाई जा रही है। हमने पड़ताल की तो मालूम चला कि ये नगर निगम ने हटवाए हैं, लेकिन खबर चलने के बाद नगर निगम ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने किसी भी शव की पहचान हटाने की कोशिश की है। अजीब दास्तां है ये गंगा किनारे दफनाए गए शवों की। इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को देखकर तड़प उठती है। परेशानियों की खिड़कियां और उलझनों के किवाड़ दिल और दिमाग के बरामदे में ऐसे खुलते हैं जैसे खुलता है एकाएक जिंदगी में आई परेशानियों का पिटारा। इन तस्वीरों को देखकर तड़प उठती है, ऐसी तड़प जिसमें तस्वीरें देखने वाला आदमी इस पूरे रेती के भूभाग को एक गमला मान लेता है जिसमें शवों के रूप में पड़े हैं मुरझाए फूल। इन तस्वीरों को देखकर एक तड़प उठती है कि गंगा किनारे एक ऐसा बंजरपन उभर आया है जिसमें कभी कुछ नहीं उग सकता। क्या भूल सकते हैं आप इन तस्वीरों को कभी भी? इसलिए भी नहीं भूल सकते क्योंकि प्रशासन भूलने ही नहीं दे रहा। अभी 25 तारीख की ही तो बात है। यहीं से शवों के ऊपर से उठाई जा रही थी रामनामी, उखाड़े जा रहे थे समाधियों को साधे हुए आदमी की पहचान कराते बांस, मिट्टियां भी डाली जा रही थी रेत में उभर आए शवों पर, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। अब नहीं हटाई जा रही कोई रामनामी, नहीं हटाए जा रहे हैं गड़े हुए बांस, नहीं हटाई जा रही है समाधियों की पहचान। हम मौजूद है श्रृंगेरपुर घाट पे, जहां आप देख सकते हैं इस तरफ जितनी भी शवों को दफन किया गया था वो उनके ऊपर से चादरें हटा दी गई हैं, लेकिन वहीं अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनके ऊपर चादर चढ़ी हुई है और जिनके आसपास में लकड़ी का घेरा भी बना है। यानी कि ये बताने के लिए काफी है कि परंपरा और जिस प्रथा के तौर पे ये बात कही जा रही है कि इस इलाके में इस तरीके से अंतिम संस्कार करना एक प्रथा रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों भी कई संख्या में इस तरीके की शवों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई थी, न सिर्फ श्रृंगेरपुर घाट में बल्कि फाफामऊ घाट में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने थी। उसके बाद में अब जब शवों के दफनाए गए स्थान के ऊपर से चादर हटाने की बात आई तो प्रशासन ने इसको कड़ाई से लेते हुए अब इस पर जांच बैठा दी है और इस बात को लेकर के जांच की जा रही है कि आखिर ये कार्रवाई किसने की, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इस तरीके का कोई भी आदेश उन्हें नहीं दिया गया था। अभी 25 तारीख की ही तो बात है, तब कहा गया था कि नगर निगम ने ऐसा करने के लिए कहा है। शवों जो बाहर आ गए थे, जो पिछले जो आंधी पानी 2-3 दिन से हो रहा था, कुछ शवों के बाहर आने के था, तो हम लोग लगातार यहाँ जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं उनको शवों को ढकने का काम। शव नियंत्रण कमेटी की सदस्य नीलम यादव ने कहा था कि उनकी टीम को नगर निगम ने ऐसा करने के लिए कहा था और लगातार जब से ये कमेटी बनी है हम लोगों को जो काम दिया गया है उसमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को रोकना है कि लोग यहाँ पर आके शव न दफनाएं। इस समय हम लोग यहाँ नैनी पे देवरा घाट में इस तरीके से और भी कई घाट हैं जहाँ पे इस तरीके का काम हुआ है, तो हम लोग लगातार जो है 3-4 दिनों से यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग दफनाए नहीं, शवों को दफनाए नहीं। लेकिन नगर निगम कहता है कि ऐसा कोई आदेश कभी दिया ही नहीं गया था। किसने रामनामी हटाई, इस बात की जांच की जाएगी, पता किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से ऐसे कोई निर्देश नहीं है। हम लोग पूरी तरह से जो है ये जो एक डिग्निटी है शवों की उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जो वहाँ पे नेसेसरी व्यवस्थाएं हैं एज पर जियो और कोविड प्रोटोकॉल्स वही कराई जा रही हैं। इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से नहीं दिया गया है और हमारी जानकारी में इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। रामनामी हटाने की तस्वीरें सामने आई तो सीधे सवाल सरकार पर उठे थे कि दूर से शवों की संख्या न गिनी जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया था। अजीब सा हाल हो गया है गंगा के इस घाट का। गंगा ने अपने किनारे को इतना बेबस शायद ही कभी देखा हो। शायद ही गंगा की लहकती हुई लहरें इतनी शांत हुई हो इस क्रूर काल को देखकर। जो भी है वो दुखदाई है। राजनीति में जिंदाबाद और मुर्दाबाद
नारे के तौर पर तो बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन मुर्दों पर राजनीति असहनीय है। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। इसीलिए आज शंखनाद में हमने नाम रखा है, सिस्टम ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही एक सिस्टम के अराजक हो जाने की खबर यूपी के बरेली से सामने आई है। यह खबर मानवता पर किसी बदनुमा दाग की तरह है, इंसानियत के माथे पर कलंक की तरह है। यहां एक शख्स बगैर मास्क के बाहर निकला तो उसके साथ पुलिस ने टॉर्चर किया। आदमी का आरोप है कि उसके हाथ पैर में पुलिस वालों ने कील ठोंक दी। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इस खबर को देखने के बाद। ये कील सिर्फ एक आदमी की हथेली पर नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारे पुलिसिया सिस्टम पर ठोकी गई है। ये कील सिर्फ एक आदमी के पैर में नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था पर ठोकी गई है। ये कील मानवता पर ठोकी गई है। ये कील इंसानियत पर ठोकी गई है। ये कील बताती है कि निर्दयता की अंतिम सीमा क्या हो सकती है। किसने ठोकी है इस आदमी के शरीर पर ये कील, सुनिए। सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए तो जोगी नवाद मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। सुना आपने, रोता बिलखता ये आदमी आरोप लगा रहा है कि मास्क नहीं पहना था, इसलिए वर्दी वाले साहबों ने कील ठोक दी। लेकिन जिले के सबसे बड़े वर्दी वाले साहब कह रहे हैं कि ये आदमी झूठा है। इसके शरीर में ठुकी हुई ये कील झूठी है, इसका लहू झूठा है। साहबों ने मास्क न लगाने पर इसके ऊपर दर्जन भर धाराएं लगा दी और इन धाराओं को धता बताकर ये भाग गया था। प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहां से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहां मिला नहीं था। तो पुलिस की ओर से आपने सुन लिया कि दरअसल इस शख्स ने मास्क नहीं लगाया था, इस वजह से कई धाराएं उसके ऊपर लगा दी गई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है और खासतौर से प्रशासन का कि दरअसल इसका जो पास्ट है वो आपराधिक रिकॉर्ड वाला है। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस शख्स की ओर से जो सीधे आरोप लगाए गए वो ये कि दरअसल मैंने मास्क नहीं पहना था, इस वजह से मेरे हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। जबकि प्रशासन का इसके बारे में दावा उलट है। अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट जो आप बरेली की देख रहे हैं, जिसने पुलिस और प्रशासन के आरोपों को लेकर कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। यह खबर यकीनन मानवता पर किसी बदनुमा दाग की तरह है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंसानियत के माथे पर कलंक की तरह है, जिस तरह के गंभीर आरोप इसकी ओर से लगाए गए हैं। अगला हिस्सा सुनिए। अपने आप में ये अनोखा भी है, आश्चर्यचकित करने वाला भी है और अद्भुत भी है कि मास्क न पहनने वाले आरोपी पर पुलिस ने दर्जनों मामले तो लगाए ही, उसके बाद उसकी तलाश में दबिश दी, छापेमारी की। वाह साहब वाह, सलामी देने का दिल करता है इस कर्तव्य निष्ठा को। आगे सुनिए, साहब कह रहे हैं कि आदमी अपराधी है, कालांतर में इसने क्या गुनाह किया था वो भी सुन लीजिए। सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो साहब अपराधी था तो क्या किसी के हाथ में कील ठोक देंगे, किसी के पैर में कील ठोक देंगे या सीधे ही ठोक देंगे? गजब कर दिया कोतवाल साहब, गजब कर दिया। लेकिन इससे भी गजब तो ये अगला बयान है इनका, इसे बहुत कायदे से सुनिएगा। ऐसे ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। सुना कि नहीं, पुलिस वाले बड़के साहब कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने ऐसी हरकत की है। ऐसी हरकत का अर्थ ये है कि इस आदमी ने पहले अपने पैर में खुद कील ठोकी, फिर खुद अपने हाथ में कील ठोकी, फिर पुलिस वालों पर रोते हुए आरोप लगाए। मतलब इस आदमी के आरोपों पर कोई जांच नहीं होगी, कोई तफ्तीश नहीं होगी कि इसके हाथ में किसने कील ठोकी। किसी भी पुलिस वाले पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस वाले चुस्त हैं। जयकारा लगाओ, जय बरेली की पुलिस। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक।
सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना से तो सिर्फ वैक्सीन ही बचाएगी, और हालात यह है कि तमाम राज्यों में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। राज्य इस किल्लत का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार आंकड़े देकर यह समझाने और बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। दिल्ली में सियासत भड़की हुई है। मसला है वैक्सीन की किल्लत का, और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। केजरीवाल के सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से आज संबित पात्रा ने दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070 45 लाख 46,000 और 70 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। और अभी तक जो टोटल डोज एडमिनिस्टर किया है दिल्ली ने, जो वैक्सीन लगाया है, वो 52,25,240 लोगों को लगाया है, जिसमें 46 लाख जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासत हो रही है। वैक्सीन की कमी का ठीकरा केजरीवाल सरकार केंद्र पर फोड़ रही है और बीजेपी केजरीवाल पर सियासत का आरोप लगा रही है। जब आपके पास अपने ही लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी तो आपने 6.6 मिलियन वैक्सीन बाहर क्यों दे दी? किससे पूछकर दे दी? क्या आपने देश में किसी से पूछा? क्या आपने राहुल गांधी से पूछा? किसी विपक्षी दल का मजाक तब उड़ाया? आज आपने पूरे देश को इतने बड़े संकट में डाल दिया है और अभी भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं लोगों। वैक्सीन की जो समस्या दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फेल्योर है और उन्होंने इस पर एक दोषारोपण करने का और अपनी असफलताओं को छुपाने का एक प्रयास किया है। बात शुरू हुई थी दिल्ली से, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से तो तमाम राज्य जूझ रहे हैं। विपक्ष इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक भारत आज दूसरे देशों से वैक्सीन मांगने की स्थिति में क्यों आ गया? और वहीं ये निर्लज्ज सरकार इसे भी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों कर रही है? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. अगर ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाहिली को, उनके फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा, तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है? केंद्र सरकार वैक्सीन खुद क्यों नहीं खरीदती? केंद्र सरकार ने वैक्सीन विदेशों में क्यों भेजा? सरकार ने वैक्सीन मंगवाने में देर क्यों की? सरकार ने सिर्फ 2 कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों कर लिया?
उधर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि भारत में अब तक वैक्सीन की 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगवाई जा चुकी है। अमेरिका के बाद ऐसा कारनामा करने वाला भारत दूसरा देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिली वैक्सीन डोज का आंकड़ा भी पेश किया है, जिसके मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी है। इसमें खपत और बर्बादी मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से अधिक डोज खत्म हो चुकी है, यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है। राज्यों को अगले 3 दिनों में वैक्सीन की 11 लाख डोज और मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली थी। राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर डाले, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पाई। अब इस पर सियासत हो रही है, जबकि मुद्दा वैक्सीन लगाकर लोगों की जान बचाने का है। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। 1 मई से तमाम राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना के टीके लगने शुरू हुए थे। अभियान तो जोरों पर शुरू हुआ था, लेकिन वैक्सीन की किल्लत सामने आ गई। कई शहरों में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ गया। कई राज्यों में टीकाकरण की स्पीड की रफ्तार धीमी पड़ गई। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, मगर हो नहीं पा रहा था। की वजह से वैक्सीनेशन बंद और लोग बोल रहे हैं जब तक लाइट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार तो टीका है, लेकिन जहां टीके लगने थे वहां पर तो ताले जड़े हैं। ऐसे में टीके लगे तो कैसे लगे? ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक पंडारा रोड के टीकाकरण केंद्र की तस्वीरें हैं। वैक्सीनेशन पर जमकर सियासत हो रही है। कई जगहों पर टीके लग रहे थे, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। हम एक ऐसे ही केंद्र पर खड़े हैं जो कि नई दिल्ली इलाके में आता है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टीकाकरण कक्ष है और ताला लटका हुआ है, यानी कोई भी टीकाकरण नहीं चल रहा है। तो ये जो फिलहाल जिस तरीके से 18 से 44 साल और यहां तक कि 45 से ऊपर जो आयु वर्ग है, उसके लिए वैक्सीन खत्म है, और इसीलिए कम से कम मई के महीने में तो पूरी तरह से ये टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे टीका केंद्र हैं जिन पर तालाबंदी हो गई है। अब वो कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, टीकों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के पूरी कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जो उपलब्धता राज्यों को दी गई है, दरअसल उसको ही ठीक तरीके से वो निभा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और उल्टा ठीकरा केंद्र सरकार के माथे मढ़ा जा रहा है। इन सब के बीच वैक्सीन की बर्बादी भी देश के अलग अलग कई राज्यों से निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण झारखंड हो जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें, कई और राज्य है जहां पर टीकों की बर्बादी की खबर सामने आई है, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार कर रहे हैं। टीके की कमी से देश के तमाम राज्य जूझ रहे हैं। कई राज्यों में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान ठप पड़ गया है। जिन राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है, जरा उनकी फहरिस्त देख लीजिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, बिहार हो या राजस्थान, तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर ठप पड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से मई आते आते वैक्सीनेशन में रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा की कमी आई है। ये देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मार्च को जहां रोजाना देश में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, 15 अप्रैल के आसपास रोजाना 35 लाख को वैक्सीन लगाई जाने लगी थी। लेकिन 25 मई आते आते इसकी रफ्तार सुस्त पड़ी और वो 20 लाख के आसपास पहुंच गई। राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार आंकड़े पेश करके खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़े आप भी देख लीजिए। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च हुए 100 दिन हो चुके हैं। देश में 25 मई तक 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। फिलहाल देश में सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। फिलहाल केंद्र सरकार अब जाकर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने में जुटी है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक के अलावा 3 और कंपनियां कोवैक्सीन का उत्पादन करेंगी।
वहीं भारत बायोटेक ने अब 1 के बजाय 4 प्लांट से उत्पादन शुरू कर दिया है। अक्टूबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन हर महीने 10 करोड़ डोज हो जाएगा। इसके अलावा 3 PSU कंपनियां दिसंबर तक हर महीने 4 करोड़ डोज तैयार करने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट भी हर महीने 6 करोड़ डोज की क्षमता को बढ़ाकर 11 करोड़ कर रहा है। सरकार दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको अंग्रेजी में PSU कहते हैं, इन PSUs को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जाइडस कैडिला, बायो-ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को पहले ही कह दिया था कि वो अपने उत्पादन की 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी, बाकी 50% राज्यों और निजी कंपनियों को बेचेंगी। इसकी कीमत भी तय कर दी गई थी, लेकिन ग्लोबल टेंडर जारी करने के बावजूद तमाम राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिली। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी हां, एक तो वैसे वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, ऊपर से वैक्सीन की बड़े पैमाने पर बर्बादी भी हो रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो करीब 1/3 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। हालांकि दोनों ही राज्य इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसे कहते हैं कोड में अब तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और ये बदनाम करने की साजिश है। आप ही बताइए ना, 37% यदि वेस्टेज होगा तो आप बताइए, आप तो एकदम बिल्कुल साधारण 37% यदि वेस्टेज की बात है तो देश में एकदम हाहाकार मच जाएगा। 100 में 37 वैक्सीन को बर्बाद करने का काम झारखंड की सरकार और उसकी मैकेनिज्म ने लिया है और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आप काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने वैक्सीन बर्बादी की तोहमत लगने के बाद वैक्सीनेशन का पूरा आंकड़ा दिया है। 140-45 हो जाता है। 140-45 हो जाता है जी। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इस सेंटर पे अगर हम बात कर लें तो कभी जो है 100% भी टर्न आउट होता है और अगर कभी बचता भी है तो 3, 4, 5 जो डोजेस बचे हैं, तो यानी अगर 150 में 5 बच रहे हैं तो उसका परसेंटेज जो है वो जोड़ा जा सकता है कि कितना है। 3 से 4%, 5% जो है वो वेस्टेज हो। ये गलत भी है और हास्यास्पद भी है। पिछली वर्चुअल बैठक में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है। आपके यहाँ जो जानकारी है, लगता है कि आधी से जो है वो काफी रिड्यूस होके
4%, 5% पे आ गई। अब पिछले 2 महीनों से तो ये लेस देन 2% चल रही है हमारी। अगर हम रिसेंट ही बात करें तो ये 1.79 तो कल ही रहा